जो कि चमोली से आ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का यहां पर खतरा और ज्यादा भी बढ़ गया है। तो यहां पर ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पाताल गंगा के पास जो सुरंग बन रही है उसके ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर की कितना भयावह और कितनी तीव्रता के साथ ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि धूल पूरी तरीके से धुएं का गुबार बन रही है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार यहाँ पर बारिश जारी है और यही वजह है कि लैंडस्लाइड का खतरा जो और जगह है वहाँ पर भी बन गया है। तो बद्रीनाथ में हम देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर किस तरीके से ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ा खतरा यहाँ पर आसपास बना हुआ है। नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ और ये जो तस्वीरें हैं ये कैमरे में कैद हो गई। सुरंग जो यहाँ पर बन रही है पाताल गंगा के पास, उसके ऊपर से ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसके बाद यहाँ आसपास लोग दहशत में भी हैं और यहाँ पर दिक्कतें भी ज़रूर जो और एरियाज़ हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड हो सकता है वहाँ पर बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ये देखिए दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम का शिलान्यास किया है। कि इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली ने पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक हमारे केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली का, भाई सुरेंद्र रौतेला जी का, भाई महेश दीना जी का, क्योंकि इन दोनों का विशेष आग्रह था कि पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं और आपको भी यहाँ आना है, तो मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले मैं थोड़ा सा 2 दिन पहले जो जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को वीर गति को प्राप्त हुए। मैं उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। और कल ही रात्रि को जहां बाबा केदार का प्रांगण है, उसी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया। उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी
प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकौल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यह कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट करके करता है या रामायण भेंट करके। केदारनाथ की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। विधायक शैला रानी रावत को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम धामी ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर दिवंगत विधायिका को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर को देहरादून से उनके गृह जिले रुद्रप्रयाग ले जाया जा रहा है, जहां आज शाम बीजेपी के जिला मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड के लिए विधायक शैला रानी रावत का निधन अपूरणीय क्षति है। वह एक जनप्रिय नेता थी। शैला रानी रावत ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया है। बहुत दुख का क्षण है कि आज हमारी विधायिका हम सबको छोड़ के चली गई है। केदारनाथ की शैला रानी रावत जिस प्रकार से अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा चिंतित रहती थी, काम करती थी, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थी और अस्वस्थ चल रही थी। जिस प्रकार से आज उनका निधन हुआ, हम सब शोकमग्न हैं। पार्टी का एक कार्यकर्ता आज बहुत दुखी है। आप जानते हैं कि कल जिस प्रकार से 5 हमारे शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो पल अभी हमारे सामने से निकला नहीं कि दूसरी घटना ही हमारे सामने आई। निश्चित रूप में शैला रानी रावत के निधन पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को जो बहुत बड़ा दुख, एक संकट उनके जीवन में आया, उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। निश्चित रूप से एक अनुभवी और जुझारू प्रतिनिधि रही हैं शैला रावत जी। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर विधायक के नाते उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन और एक बड़ा कद था। ये भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के लिए तो नुकसान हुआ ही है, क्षति है ही, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं वो एक महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व करती थी सदन के अंदर। अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। हम सबको उसका बहुत कष्ट है, खेद है। अब तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आत्मा है उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनका परिवार को इस कष्ट में खड़ा रहने की और मजबूती प्रदान करने की हम प्रार्थना करते हैं।
देखिए आज जो समाचार सुबह हम सबको प्राप्त हुआ, जिसमें शैला दीदी जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता रहीं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहीं, केदारनाथ की बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहीं, बीमारी के बाद में भी लगातार जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया, हम सब के लिए वो प्रेरणा बनी। और आज वो हमारे बीच नहीं है तो हम सबको विश्वास नहीं होता। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए, केदारनाथ विधानसभा के लिए एक ऐसी क्षति है जो भविष्य में कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज हम सब ने मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना हम सब करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में लड़ने की ताकत दे। और निश्चित रूप से शैला दीदी आप हम सब के दिलों में हैं, अब हम सब के दिलों में हमेशा से जीवित रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए वहाँ लोग हमेशा जो है उनके कामों को जो है वहाँ ज़रूर देखेंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि उस दीदी ने बहुत गंभीर बीमारियों के साथ भी बहुत लड़ाई लड़ी है। सरकार के द्वारा भी, एज ए स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी जितना हमसे संभव हो सकता है वो भी हमने किया है, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी शोक संवेदना उनको व्यक्त करता हूँ। केदारनाथ विधायक शैलानी रावत के निधन पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने दुख जताया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विधायक शैलानी रावत का निधन उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। कांग्रेस की संवेदनाएं उनके परिवार को हैं। शैला रानी रावत जी का निधन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारी पार्टी से भी विधायक रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं केदारनाथ से। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री शैला रानी रावत को अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू के कठुआ में शहीद हुए विनोद सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार शहीद के परिवारजनों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहां पर घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेंगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मां से मिला, विनोद की मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला। 2-2.5 माह की उसकी छोटी बच्ची की मैंने से गोदी में पकड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी देश इनके साथ खड़ा है और जो हर संभव मदद होगी इस परिवार को दी जाएगी। मंगलर उपचुनाव में हुई हिंसा के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने हिंसा के लिए शासन प्रशासन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हरीश रावत ने कहा कि वोट के लुटेरों ने वही किया जिसका डर था। लोगों को वोट न डालने के लिए आतंकित किया गया। शासन प्रशासन की मिलीभगत से कांग्रेस के लोगों को पीटा जा रहा है। प्रशासन के, शासन की मिलीभगत से वोट के लुटेरों ने वो वही कर डाला। लिबरहेड़ी में जो कुछ हुआ हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे इस शांतिपूर्ण राज्य के अंदर मतदाता को इस तरीके से आतंकित किया जाएगा। गोलियां चली, लोग घायल हो गए। उन घायलों को कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। काजी निजामुद्दीन हमारे उम्मीदवार उनको लेकर के अस्पताल पहुँचे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये क्या हो रहा है? मतदाताओं को डराने की दूसरी जगहों से भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। लाठियां भांजी जा रही हैं। जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उनको डराया जा रहा है। लाइन पर लगे हुए लोगों के लिए इंगित करके पुलिस के
लोग कह रहे हैं इसको उठा लेना है, इसको बदला लेना है, ताकि लोग डरें। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान चल रहा है, लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट के लिम्बरहेड़ी के बूथ नंबर 53-54 पर वोट डालने को लेकर हुए विवाद में लाठी डंडे चल गए और हवाई फायरिंग भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस बात की कांग्रेस को आशंका थी वही हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस पहले से ही बोल रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस आशंका के लिए हम बार बार कह रहे थे। हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लिया जा रहा है, शासन का भय दिखाया जा रहा है। और वही घटना आज ये घटना सच साबित हुई। ये आरोप तो हम पहले भी लगा रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिया था। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित घटना है। ये एक सुनियोजित तरीके से इस तरीके के हमले भाजपा द्वारा कराए गए हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, वो घायल हुए हैं और भगवान करे कोई अनहोनी ऐसी न हो वहाँ पर। लेकिन भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। इस बात हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन को, हरिद्वार के जिला प्रशासन को निर्देश जाने चाहिए। हरिद्वार का जिला प्रशासन शासन के हाथ में खेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का खिलौना बनके काम कर रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा के ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त से पहले संभावित है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक संभावित गैरसैंण में ये सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है। फिलहाल तारीख को लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में हम विधानसभा सत्र आहूत करने की विचार कर रहे हैं। और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें, यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय करेंगे। सूबे में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कई संवर्ग के 11,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों, समग्र शिक्षा प्रधानाचार्यों और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्राइमरी माध्यमिक शिक्षकों के साथ और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग में हम गत 2 सालों से लगभग 3,000 से ज़्यादा अभी तक हम नियुक्तियाँ कर चुके हैं और 11,000 टीचर्स की भी और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भी, क्लेरिकल की भी, प्रधानाचार्यों की भी और बीओ और जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी इनकी भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। इसका कैलेंडर घोषित हो चुका है और मुझे लगता है इस साल लगातार हम भर्तियाँ शुरू करेंगे। और अभी प्राइमरी एजुकेशन में हम 1 महीने में लगभग 3,000 टीचरों की नियुक्ति भी करेंगे। उत्तराखंड में कोविड में अनाथ हुए बच्चों को पिछले 4 महीने से हर महीने दी जाने वाली 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। वहीं विभाग का कहना है कि लोकसभा चुनाव और नए वित्तीय वर्ष की वजह से आर्थिक सहायता जारी करने में देरी हुई। वहीं अब कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि यह बहुत ही दुखद बात है। कोविड के समय जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी, लेकिन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
इससे आप सरकार की कार्य प्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे न तो जो है मृतकों के आश्रितों की चिंता है, न आम जनमानस की चिंता है, और हर क्षेत्र में ऐसा है जहां सरकारी लाभ मिलना चाहिए वहां समय पर पात्रों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। राज्य आंदोलनकारियों के मामले में भी आप देख लीजिए, 6-6 महीने से राज्य आंदोलनकारियों को जो है अनुमन्य जो है भत्ता जो सैलरी दी जाती है वो नहीं दी जा रही है। तो कैसे हालात हैं इस राज्य की सरकार? भले ही राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल होने का दावा करे, लेकिन सरकार के खजाने भी खाली हैं और डबल इंजन का केवल ढकोसला सरकार कर रही है। डबल इंजन फेल है और उसका कोई लाभ राज्य को नहीं मिल रहा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी है। बता दें कि अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ कर्मचारियों के 430 पद खाली पड़े हैं, जिसमें वार्ड बॉय, आया, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद शामिल हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि पद भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये पद भरे जाएंगे। लगभग 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित है, और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है, और इसके साथ ही हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 100 स्टूडेंट के हिसाब से बन रहे हैं, और इसमें जो है 500 बेड के हॉस्पिटल है ये लगभग जो है। तो अभी हरिद्वार की भी पोस्ट सेंक्शन होंगे हैं, लगभग जो है 812 पोस्ट जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए सेंक्शन हो गई हैं। तो हमने भी डिमांड रखी है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी जो है उसी तर्ज पे जो है यहाँ पे पद सृजित हो जाए।